aware and enlightened us about the Jagat Narayan Lal. Thank you so much, sir. Now, I would like to call upon our keynote speaker. Yes, sir. So today, this task of introducing our guest of honor and speaker is a great privilege, and I feel elated to introduce him to everyone. If one takes a closer look at the alchemy of achieving person, two distinct virtues pop up. Besides perseverance and hard work, there are pioneering spirit and willingness. Our guest of honor and keynote speaker, retired Professor Bijkishore Sarma sir, is the living idiom of virtues and simplicity, coupled with an impressive background. Sir is not only the retired professor of the Department of History, Vardhaman Mahavir Kota Open University, he too has held various administrative positions, like he was the uh, former director of the Academia of the Kota Open University and has the teaching experience of 35 years and has guided 15 PhD during his. Sir would be elaborating today on the to be enlightened about India movement and the August Kranti and its various causes and the sequences of events. We heartily welcome you. Hello. Begin. Okay. Yes, sir. मित्रों नमस्कार, मैं प्रारंभ से ही आज के वेबिनार में जुड़ा हुआ हूँ और पूर्व वक्ताओं से मुझे जानकारी मिली कि इतना महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसे हम किस नाम से पुकारें। तो डॉक्टर ताराचंद जिन्होंने 4 वॉल्यूम्स में हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया लिखी है, उन्होंने इसे स्पॉन्टेनियस रेवोल्यूशन कहा है, जो स्वस्फूर्त क्रांति हम कह सकते हैं। प्रसाद ने 1942 रेवोल्यूशन करके ही अपनी पुस्तक लिखी और क्विट इंडिया मूवमेंट इसका नाम है। इस आंदोलन की पहली विशेषता यह है कि यह जो आजादी की लड़ाई चल रही थी उसका क्लाइमैक्स है, और अगर देखा जाए तो ये एक अंतिम आंदोलन है फ्रीडम मूवमेंट का, और इसके कई महत्वपूर्ण पक्ष हैं जिन पर हम कई बार विचार नहीं कर पाते हैं। तो मैं जो अभी बात करूंगा, मैं शुरू करना चाहूँगा, क्योंकि जब तक हिस्ट्री का एक पर्सपेक्टिव और परसेप्शन ना हो तो थोड़ा सा, और उसमें भी उसके एक रेफरेंस में हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये जो ताराचंद ने लिख दिया स्पॉन्टेनियस रेवोल्यूशन, मैं इस मत से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि स्पॉन्टेनियस इतना बड़ा इवेंट नहीं हो सकता, और स्पॉन्टेनियस जो होता है वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता है, वो हमेशा अनऑर्गेनाइज्ड होता है, एंड इट कम्स आउट एज revolt. So this is a pre-planned movement. As you know that on 24 July 1942 in Wardha, it was resolved that the Indian National Congress should start a non-cooperation and civil disobedience movement. So the decision was already there. So it cannot be said that it was spontaneous. So again I am going in the background. ये जो 1942 का आंदोलन है, इसकी जो बैकग्राउंड शुरू हुई है 1937 से शुरू। 1937
is important because it is the year when the provincial government under the 1935 Act were formed. 1937 के जब चुनाव हुए तो उसके पहले तक कांग्रेस वैसे 1935 के अधिनियम से अपनी कोई सहमति नहीं रखती थी, क्योंकि 1935 का अधिनियम भारत को पूर्ण आजादी नहीं देता था और पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस 1929 के लाहौर अधिवेशन में ही पारित कर चुकी थी। तो वो उस जो निर्णय था उनका पूर्ण स्वराज का, उससे पीछे हटने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। तो ऐसी स्थिति में 1935 का एक्ट कांग्रेस को स्वीकार्य नहीं था, किंतु जब सरकार ने अपना इनिशिएटिव लेकर के चुनावों की घोषणा की 1935 में, तो कांग्रेस ने पार्टिसिपेट इसलिए किया। यदि कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं करती, क्योंकि इट वाज द ओनली नेशनल पार्टी और उसका एक नेशनल विजन था, उसकी एक हिस्ट्री थी, तो उसका जो अपना एक विजन था, जो नेशनल पर्सपेक्टिव उसका था, तो उनको अगर वो चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करते तो वो आइसोलेट हो जाते। और उसमें मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा, यूनियनिस्ट पार्टी, कृषक प्रजा पार्टी, अनेक दल थे जो या तो क्षेत्रीय थे या सांप्रदायिक थे, और सांप्रदायिक और क्षेत्रीय दल राष्ट्रीय भावनाओं के अनुकूल एकदम नहीं थे। तो ऐसी स्थिति में participation in the election of 1937 was a sort of compulsion to the Indian National Congress. जब चुनावों के परिणाम आए तो it was very interesting that out of 11 provinces, the Congress secured majority in 8 provinces. और उसमें भी आप ये देखें कि मुस्लिम लीग को नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में कुछ नहीं मिला, पंजाब में वो नॉन एग्जिस्टेंट टाइप ही रहे, लेकिन बंगाल में उनको सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में वो उभर करके आए। बाकी सब जगह कांग्रेस थी। तो इससे क्या हुआ कि 1937 की बैकग्राउंड को देखना चाहते हैं कि कांग्रेस की सदस्यता जो 1936 में मात्र 50,000 थी, वो 1937 में बढ़ करके 3,10,000 हो गई। तो कांग्रेस की लोकप्रियता है वो उसकी जो पॉलिटिकल प्रोग्राम्स रहे, जो पॉलिटिकल उनका जो ड्यूरिंग द इलेक्शंस जो कैंपेनिंग रही, उस कैंपेन से उन्होंने इतनी लोकप्रियता हासिल की कि उसके मेंबर्स की एकदम से संख्या बढ़ती है। और 1938 में it touched the about 4,75,000, about 5 lakhs. So it was a unprecedented growth of Congress as far as the membership is concerned. तो ये जो मैं बात कर रहा हूँ 1937 जब जीत गए, तो अगेन कांग्रेस के बीच में ये था कि भाई हम लोग सरकार बनाए या ना बनाए। क्योंकि सरकार बनाने में दिक्कत ये थी कि इसमें जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेटिव गवर्नमेंट है उसके अधिकार बहुत सीमित थे, क्योंकि जो गवर्नर हुआ करते थे इन प्रांतों के, उन गवर्नरों को अधिक अधिकार प्राप्त था बजाय प्राइम मिनिस्टर के। उस समय चीफ मिनिस्टर डेजिग्नेशन नहीं था, प्रांतीय सरकारों के मुखिया को भी प्राइम मिनिस्टर का ही डेजिग्नेशन रखा गया। तो इस वहां पो की स्थिति में फिर ये लगा जब इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया है असहमत होने के बावजूद भी, और यदि ये सरकार नहीं बनाते हैं तो अगेन इट इज अ काइंड ऑफ डिफीट ऑफ कांग्रेस। सो उन्होंने सरकार तो बना ली, लेकिन सरकार बनाने के उन्होंने ये कहा कि भाई सरकार तुम बना लेंगे, लेकिन जब हमको काम नहीं करने दिया जाए गवर्नर से तो हम क्या करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह हुई कि जब सरकार बनी तो यूपी में गोविंद वल्लभ पंत और बिहार में श्री कृष्ण सिन्हा की सरकार बनी, और इन दोनों ने फरवरी 1938 में अपने अपने प्रांतों के जो राजनीतिक बंदी थे उनको रिहा करना शुरू कर दिया। जब रिहा करने का प्रस्ताव रखा गया तो गवर्नर ने उनके इस प्रस्ताव को टर्न डाउन कर दिया, और इसके विरोध स्वरूप बिहार और जो यूपी की सरकार थी श्री कृष्ण सिन्हा की बिहार और गोविंद वल्लभ पंत की यूपी, इन सरकारों ने रिजाइन कर दिया। जब रिजाइन कर दिया तो बीच का रास्ता निकालने के लिए, थोड़ा लिबरल एटीट्यूड करने के लिए गवर्नर ने उनको वापस राजी कर लिया, और कुछ ही दिनों में उन्होंने इस्तीफा तो वापस ले लिया।
लेकिन ये समय वो था 1938 की जो बात कर रहा हूँ, जब 1938 के हरिपुरा सेशन में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष चुने गए थे। गर्मजोशी का माहौल था, क्रांति का माहौल था। वो बात अलग है कि जो रेवोल्यूशनरीज थे उनको सप्रेस किया जा चुका था, किंतु तो जो यूथ एंड लेफ्ट एलिमेंट्स थे वे काफी प्रभावी हो रहे थे, वे आगे बढ़ रहे थे। इवन कांग्रेस में भी वामपंथी विचार ज्यादा मजबूत हो रहा था। तो 1938 का एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय था जो हम इतिहासकारों को से खासतौर पर जानना चाहिए। 1938 के हरिपुरा सेशन में कांग्रेस ने देशी रियासतों को, देशी रियासत जो कि 1/3 नहीं, वो 40%, नॉट 33%, दे फॉर्म द पार्ट ऑफ होल इंडिया। 40% एरिया एंड पॉपुलेशन वाज अंडर द प्रिंसली स्टेट्स। और कांग्रेस ने प्रिंसली स्टेट्स में कोई संगठन बनाने और आंदोलन करने की नीति नहीं अपनाई थी। यदि वहां कोई आंदोलन चल रहे थे तो वे उन रियासतों में अपने स्वतंत्र आंदोलन थे। तो 1938 में उन देशी रियासतों के जो आंदोलन थे उनको कांग्रेस ने अडॉप्ट कर लिया, अपना लिया, और उन्होंने कहा ये हमारे आंदोलन होंगे और हम इनको सपोर्ट करेंगे। लेकिन प्रिंसली स्टेट्स का जो मसला है वो फ्रीडम का नहीं है, बल्कि वहां पर तो ऑलरेडी हिंदुस्तानी शासक हैं, तो वहाँ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के लिए ये प्रजामंडल करेंगे। तो इससे ये हुआ कि 1938 में पहली बार कांग्रेस का आंदोलन संपूर्ण भारत का में शामिल होता है, वरना पहले प्रिंसली स्टेट्स को उन्होंने स्पेयर किया हुआ था, उनको वेयर किया हुआ था। तो ऐसी स्थिति में एक नई चीज ये हुई। नेक्स्ट एक बात हुई 1939 का जब त्रिपुरी सेशन हुआ, तो त्रिपुरी सेशन में फिर सुभाष चंद्र बोस ही प्रेसिडेंट चुने गए, किंतु गांधी जी की असहमति के कारण और एक विशिष्ट वातावरण होने के कारण सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया और उन्होंने अलग से फॉरवर्ड ब्लॉक नाम का एक क्रांतिकारी संगठन जो लेफ्ट आइडियोलॉजी को आज तक भी रिप्रेजेंट करता है। He was leftist from his inner core of heart, but in the given circumstances, he was not agree with the mainstream thinking of the Indian leaders. तो उन्होंने अपना रास्ता अलग चुन लिया। अब मैं जो खास बात करना चाह रहे हैं कि 1939 जो है ये इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि 1939 जिसकी हम बात कर रहे हैं ये वो वर्ष है जब द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ तो 1 सितंबर को हुआ, किंतु कांग्रेस की दूरदर्शिता को आई मस्ट अप्रिशिएट एट द इंडिया को चल रही थी सेकेंड वर्ल्ड वार होगा। बिल्कुल हम सेकेंड वर्ल्ड वार के बर्ज में थे सिंस द बिगिनिंग ऑफ 1939। तो कांग्रेस ने सबसे विशिष्ट बात जो की ही उनकी कि उन्होंने त्रिपुरी सेशन में एक और तो अपने आप को इंडिया को ब्रिटिश विदेश नीति का अंग ना बना करके अलग रहने के लिए अपना प्रस्ताव पास किया। और उसी क्रम में 23 अप्रैल 1939 को एक युद्ध विरोधी दिवस मनाया गया कांग्रेस के द्वारा। तो वो प्रारंभ से युद्ध शुरू होने के पहले से ही कांग्रेस इतनी जागरूक थी कि वे युद्ध को सहमति नहीं देते थे। दूसरी बात ये थी कि भाई जो ये युद्ध है इस युद्ध से भारत का कोई भला होने वाला नहीं है, क्योंकि ये साम्राज्यवादी युद्ध है, साम्राज्यों के बंटवारे के लिए, साम्राज्यों की सुरक्षा के लिए, और ये प्योरली साम्राज्यवादी है। और अगर हम जो उपनिवेश है उनके निवासियों के लिहाज से देखें तो उनके लिए तो ये एंटी पीपुल है। तो ये जो द्वितीय विश्व युद्ध है ये मानवता विरोधी और आजादी का विरोधी आंदोलन वो मूवमेंट होगा। तो ऐसी स्थिति में जब 1 सितंबर को युद्ध आरंभ हुआ तो 3 सितंबर को इंग्लैंड भी उस युद्ध में हिटलर के खिलाफ शामिल हो गया।
और उसी के साथ यहाँ जो वायसराय थे लिनलिथगो ने भारत को भी द्वितीय विश्व युद्ध में सम्मिलित कर दिया। 3 सितंबर को यहाँ फॉर्मल डिसीजन जो काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल होती थी उसके द्वारा कर दिया गया। और 14 सितंबर 1939 को कांग्रेस ने फिर एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि एक साम्राज्यवादी युद्ध है, इस साम्राज्यवादी युद्ध का हर भारतीयों को विरोध करना चाहिए और भारत को इस तरह से द्वितीय विश्व युद्ध में घसीटना बिल्कुल न्यायपूर्ण नहीं है, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के आर्थिक दुष्प्रभाव हिंदुस्तान भोग चुका था। तो इस भारत को बार बार इसके संसाधनों को एक ऐसे युद्ध में झोंक रहे हो आप जो यहाँ की जनता के विरोधी है, यहाँ की जनता के पक्ष में नहीं है। तो यहाँ 14 सितंबर 1939 को कांग्रेस ने मांग की कि भारत को आत्मनिर्णय का अधिकार दिया जाना चाहिए, भारत को, भारत की जनता को, भारतीय जनता के प्रतिनिधियों को। तो ये उन्होंने एक अपना कॉज बनाया और इसी कॉज के दिशा हम देखते हैं कि वायसराय की घोषणा के बाद कांग्रेस ने इस युद्ध का सक्रिय विरोध आरंभ कर दिया। और साथ ही साथ कांग्रेस ने ये घोषणा की कि वे कुछ शर्तों पर इस युद्ध का समर्थन कर सकते हैं। इससे सबसे बड़ी बात यह होगी कि युद्ध के बाद जो आजाद देश को आजाद कर दिया जाएगा और उसके उसके जो संरचना, जो उसके आधारभूत संरचना है कॉन्स्टिट्यूशन, उसके लिए ये जो है एक संविधान सभा का तुरंत गठन करेगा और उसके गठन के दे, साथ ही साथ केंद्र में तुरंत प्रभाव से एक उत्तरदायी सरकार कायम की जाए, जो जनता के हुए रिप्रेजेंटेटिव हैं वे हों और वे युद्ध नीति का पालन करें। उन्होंने कांग्रेस ये भी नहीं करेगी कि यदि उनको अधिकार दिया जाता है या भारतीय जनता, भारतीय नेताओं को अधिकार दिया जाता है, युद्ध से विड्रॉ नहीं होंगे, वापस नहीं होंगे, बल्कि वो युद्ध को उन्हीं आधारों पर आगे कंटिन्यू करेंगे जिस आधार पर इंग्लैंड ने आरंभ किया है। लेकिन उसकी मॉनिटरिंग जो है यहाँ की एक रिप्रेजेंटेटिव सरकार करे। तो 2 शर्तें उन्होंने रखी और इन शर्तों के आधार पर कहा कि इन्हीं आधारों पर जो है केवल कांग्रेस समर्थन कर सकती है, जब तक कि स्वायत्तता पूरी तरह से पूर्ण स्वराज के लिए इंग्लैंड घोषणा नहीं करे, वादा नहीं करे, तब तक कांग्रेस इसका समर्थन नहीं कर सकती। इसके बाद हम देखते हैं कि लिनलिथगो ने फिर 17 अक्टूबर 1939 को एक प्रस्ताव दिया जिसमें कहा कि आजाद युद्ध के तुरंत बाद भारत को डोमिनियन स्टेटस दे दिया जाएगा, मतलब वो जो अंग्रेजी ताज के अधीनस्थ स्वायत्त शासी भारत, तो वो उसमें फुल पावर भारतीयों के पास नहीं होगी। तो इसके लिए तो भारतीय लोग 1929 से ही जब संघर्ष कर रहे थे, तो इस स्तर पर डोमिनियन स्टेटस को एक्सेप्ट करना संभव नहीं था। तो अब एक माहौल क्या हो रहा है कि अब अंग्रेजों को ये लग रहा है, ब्रिटिश गवर्नमेंट को लग रहा है कि कांग्रेस जो सबसे बड़ी यहाँ की पॉलिटिकल पार्टी है, वो किसी भी शर्तों पर, वो एक ही शर्त पर शामिल होगी। मतलब वो स्थिति हो गई आज की जैसे किसान कह रहे हैं कि 3 काले कानून वापस करो और सरकार कह रही है हमसे वार्ता करो। तो बात एक, वो कहते वार्ता क्या कर रहे हैं, हमने तो कह दिया आपसे। बिल्कुल वही बात थी, कांग्रेस ने जो अपनी बात कह दी कि हम तो पूर्ण स्वराज चाहते हैं, इससे कम पर कोई समझौता नहीं है। ठीक है, आप पूर्ण स्वराज अभी ना दें, लेकिन ये घोषणा कर दें कि युद्ध समाप्त होते ही आपको संविधान सभा का गठन करके आजादी की राह प्रशस्त कर दी जाएगी और अभी जो है तुरंत प्रभाव से फौरी तौर पर एक इंटरिम गवर्नमेंट, जो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हो, जो एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हो, इलेक्टेड बाय द इंडियंस, तो उसके हाथ में खबर दे दी जाए। इस पर कोई बात बनी नहीं। और इन्होंने दूसरा काम किया कि जो यहाँ के सांप्रदायिक संगठन थे, खास तौर पर हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग, इन दोनों संगठनों को भड़काना शुरू कर दिया कांग्रेस के अगेंस्ट और उनको भी पार्टनर बनाने के उसमें कि भाई आप लोगों को भी आजादी की जो भी फैसले होंगे उसमें आपको भी शामिल होना चाहिए। तो आप ये देखें इस ये जो कूटनीति जो चल रही है उसमें ये रहा कि एक तरफ तो कांग्रेस आगे बढ़ रही है, जो मैंने अभी उसकी सदस्यता के आंकड़ों से बताया, दूसरी तरफ वामपंथ का प्रभाव उसमें बढ़ रहा है। तीसरी बात क्या थी वामपंथ की कि जो कम्युनिस्ट पार्टी थी
वो कम्युनिस्ट पार्टी तो प्रतिबंधित थी, इसलिए कम्युनिस्ट जो लोग थे वो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो 1934 में बनी थी उसमें अंदर घुस करके अपनी गतिविधियां चला रहे थे। और कम्युनिस्ट भी इस युद्ध के खिलाफ थे, इसे जन विरोधी युद्ध कह रहे थे। लेकिन एक स्थिति ये आती है जब जून 1941 में रूस इस युद्ध में ब्रिटेन की तरफ से शामिल होता है, तो जो है कम्युनिस्ट एक तरह से इस 42 के आंदोलन को, इसके पहले ही वो कांग्रेस के विरोधी हो जाते हैं। और इस कम्युनिस्ट पार्टी को पहली बार एक तरह से लीगल पार्टी सरकार ने घोषित कर दिया। तो वो ये समझ रहे थे कि इसे लीगल कर देने से जो कांग्रेस में वामपंथ का प्रभाव है वो कम हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ने अपना ऑफिशियल प्रस्ताव रूस के पक्ष में किया, लेकिन जो आंदोलन के शक्ति थी जिसमें युवा, किसान और मजदूर वे लोग थे जो कम्युनिस्ट संगठनों के अंदर काम कर रहे थे। मैं उसको खैर ज्यादा इस अभी उसके बारे में बात नहीं करूं, लेकिन यहाँ स्थिति ये आ गई कि जब कांग्रेस उसके कब्जे में नहीं आ रही थी तो उन्होंने सांप्रदायिक जो है चाल चलना आरंभ कर दिया। और इनमें आप एक और चीज देखिए इंटरेस्टिंग कि किस एक्सटेंट तक गए कि जब ये युद्ध आरंभ हुआ तो कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। और कांग्रेस ही नहीं, आप देखें सबसे बड़ी बात ये हुई कि अक्टूबर में जो वहाँ का श्रमिक वर्ग है, खासतौर पर ये गिरनी कामगार यूनियन का नाम आप लोग जानते हैं, ये गिरनी कामगार यूनियन जो है ये कम्युनिस्टों का ही संगठन था जिसके संस्थापकों में डांगे थे। तो आप ये देखें कि 2 अक्टूबर 1939 को युद्ध के विरोध में मजदूरों ने, जो वहाँ के मिल के मजदूर थे बॉम्बे के, उन्होंने एक दिन की पूर्ण स्ट्राइक की। और पूर्ण स्ट्राइक के साथ साथ उन्होंने ये जो है एक सभा की कामगार मैदान में, जहां इस द्वितीय विश्व युद्ध को साम्राज्यवादी युद्ध और जन विरोधी युद्ध करार देते हुए इसका विरोध किया, जिसमें 90,000 मजदूर सम्मिलित हुए और सभा में भी लगभग 1 लाख के लगभग व्यक्ति रहे। तो इस तरह से एक वातावरण इसमें बना। तो 10 अक्टूबर 1939 को जो कांग्रेस ने युद्ध के विरोध में अपनी जो चुनी हुई सरकार थी उन्होंने इस्तीफा दे दिया। केवल 2 प्रांतों में सरकार रह गई, एक यूनियनिस्ट पार्टी की पंजाब में और दूसरी मुस्लिम लीग की बंगाल में। लेकिन बंगाल में भी मुस्लिम लीग की जो सरकार थी फजल हक जो है वो एक मिलीजुली सरकार चला रहे थे, जिसमें प्रजाकृषक पार्टी का उन्होंने समर्थन लिया था, लेकिन प्रजाकृषक पार्टी भी उनका साथ छोड़ दिया। तो ऐसी स्थिति में हिंदू महासभा आगे आई और हिंदू महासभा के जो नेता थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वे फजल हक की मिनिस्ट्री में वित्त मंत्री बने। और वह सरकार, भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा है, वो सरकार पीछे नहीं हटी, बल्कि हिंदू महासभा का तो रुख बड़ा स्पष्ट था, क्योंकि बीडी सावरकर ने पुरजोर ये कोशिश की थी कि कोई भी उनका जो अनुयायी है, उनके जो समर्थक हैं, हिंदू महासभा के जो लोग हैं, वे कांग्रेस के इस आंदोलन को समर्थन नहीं देंगे। तो आप ये देखें 2 सांप्रदायिकताएं, मुस्लिम सांप्रदायिकता और हिंदू सांप्रदायिकता, दोनों कंबाइंड होकर के जो एक राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा है, उस राष्ट्रीय आंदोलन में व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं, क्योंकि उनको कांग्रेस की जो रीति नीति है, जिसमें एक समन्वयकारी व्यवस्था है, जहाँ संकीर्णता को कोई स्थान नहीं है, उसके अगेंस्ट वो लोग मुहिम चलाते हैं। तो अब मैं जो आगे बात कर रहा हूँ कि वही जो हम देखते हैं कि 24 जुलाई 1942 को ये प्रस्ताव कैसे कहां से हो, छोड़ो प्रस्ताव पास होता है। और इसमें खास बात ये थी जो मैं कहना चाहता हूँ, जो कह रहे स्पॉन्टेनियस था, अचानक हो गया, नहीं ऐसा नहीं था। इस बात पर जो प्रस्ताव है, उस प्रस्ताव में भी लिखा गया कि यदि सरकार की नीतियों के कारण जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, यदि वो गिरफ्तार हो जाते हैं तो उसके बाद हमारा लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा।
तो उसमें खास तौर पर गांधी जी ने कहा कि प्रत्येक इंडियन अपना पथ प्रदर्शक होगा। जो भी भारत की आजादी में भरोसा रखता है वो हमारे अहिंसा के सिद्धांत को पालन करते हुए वो जो है इसमें संघर्ष करेगा। और इसमें उन्होंने या तो मरो या कुछ करो, आइदर और था, बीच का कोई रास्ता नहीं था। जहां कुछ लोग सत्ता भोग रहे थे प्रांतीय सरकारों में बैठ करके, वहां ये कांग्रेस संघर्ष का रास्ता दे रही है। फिर साथ ही साथ इस प्रस्ताव में यह भी तय किया गया कि किस तरीके से कि आंदोलन की रूपरेखा क्या होगी। तो इसमें वही रहा कि इसके वही जो नरमपंथ से लेके फ्रॉम एक्सट्रीम तक, मतलब फ्रॉम लिबरल स्टेप टू ड्रास्टिक स्टेप हम किस तरह से जाएंगे। तो सबसे पहले सामान्य तरीकों से हम वही नमक का विरोध करेंगे, न्यायालयों का बहिष्कार करेंगे, स्कूलों का बहिष्कार करेंगे, सरकारी सेवाओं का बहिष्कार करेंगे, फिर विदेशी वस्त्र और शराब की दुकानों पर पिकेटिंग करेंगे, और अंतिम हथियार था कि करबंदी जो है हमारा नारा होगा, जिसमें अर्बन और रूरल किसी भी स्तर पर नो टैक्स कैंपेन की बात की गई। तो इस तरह से इस 8 अगस्त 1942 के भारत छोड़ो प्रस्ताव में पूरी रूपरेखा इस आंदोलन की तैयार कर ली गई थी। और गांधी जी भी इस बात के लिए तैयार थे कि ये होगा कि यहाँ कुछ एक्सट्रीम स्थिति आए तो आएगी, तो उसके लिए ये सरकार जिम्मेदार है, इसके लिए कांग्रेस कोई जिम्मेदार नहीं है। तो वही हुआ जो अभी मेरे पूर्व वक्ता बता चुके कि 9 अगस्त को जो कार्य समिति के लोग थे उन सबको बंदी बना लिया गया। और उनके बंदी बनाने के बाद ये हुआ कि सबसे पहले जो शुरुआत होती है वो बॉम्बे से होती है। बॉम्बे में अरुणा आसफ अली, इनका नाम सुना होगा, ये बाद में बहुत प्रसिद्ध साम्यवादी नेता भी रही हैं। तो अरुणा आसफ अली ने 9 अगस्त जिस दिन जो है पूरी कर्फ्यू लगा दिया जा रहा है, गिरफ्तारियां की जा रही हैं, एक बहुत ही दमन का माहौल है, दमन चक्र आरंभ कर दिया गया है, सेनाएं सड़कों पर घूमने लगी हैं, पुलिस की लॉरियां भर भर के चारों ओर आतंक क्रिएट कर रही हैं। ऐसी स्थिति में भी कामगार मैदान में भारी संख्या में लोग इकट्ठे हुए और वहां अरुणा आसफ अली ने तिरंगा झंडा फहराया, जिसे अब आजाद मैदान के नाम से ही जाना जाता है। और यह करने के बाद भी वे भूमिगत हो गई, उनको ब्रिटिश पुलिस पकड़ नहीं पाई। और उसी दौरान उन्होंने राम मनोहर लोहिया, जो समाजवादी नेता थे कांग्रेस के अंदर ही, राम मनोहर लोहिया के साथ मिलकर के इस आंदोलन के दौरान इंकलाब नामक एक पत्रिका का संपादन किया। तो जो आरंभ शुरुआत होती है वो होती ही बंबई से है। बंबई जो है विद्रोह का केंद्र रहा। और ये जो है 9 अगस्त से और 14 अगस्त तक बॉम्बे में ही ये संघर्ष रहा। और सड़कों पर पुलिस और सेना के साथ मजदूरों ने और जो खासतौर पर जो मेहनतकश लोग हैं उन लोगों ने उनके साथ मुकाबला किया। और 10 से 17 अगस्त तक ये जो हड़तालें हैं ये कलकत्ता में फैली। कलकत्ता के बाद महानगरों के उसमें देखें तो दिल्ली में हिंसक झड़पें हुई, वहां भी मिलके जो मिल मजदूर थे उन्होंने हड़तालें की। और ये जो है 11 अगस्त को पटना में तो ये स्थिति हो गई कि 2 दिन तक सरकार पर क्रांतिकारियों का नियंत्रण रहा। पूरी तरह से सरकार का नियंत्रण खत्म हो गया। जो पटना वहाँ की राजधानी थी, उस पटना का संपर्क केवल गया के साथ ही रह गया था, बाकी किसी जिले के साथ संपर्क भी नहीं रह गया। क्योंकि जो क्रांति के जो फोर्सेस थी, जिसमें खासतौर पर जो भूमिगत होकर काम कर रहे थे, तो भूमिगत में अधिकांश किसान और विद्यार्थी थे। जो विद्यार्थी क्रांतिकारी विचारधारा से प्रेरित थे, वे गांव-गांव जाकर के किसानों को लामबंद करते हुए इस संघर्ष में ला रहे थे। और इन क्रांतिकारियों का जो निशाना था वो खासतौर पर संचार और आवागमन के साधन थे, क्योंकि संचार और आवागमन ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस तरह से विकसित किया था ताकि इंटरनल कोई भी अशांति हो तो विभिन्न छावनियों तक से फौज को ला करके उन आंदोलन को दबाया जा सके और कम्युनिकेशन के माध्यम से उनकी जो है पूरी जानकारी करके उनके अगेंस्ट संरचना की जा सके। तो टेलीफोन, टेलीग्राफ,
पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशन सबसे अधिक जो है इनको ही निशाना बनाया गया। इधर जो है जो बड़े शहर जो थे उनमें खासतौर पर लखनऊ, कानपुर, बम्बई, नागपुर, अहमदाबाद, इनमें मजदूरों की हड़तालें लगातार चलती रही। जो टाटा स्टील प्लांट है आपके बिहार में, वो तो 13 दिन तक पूर्ण हड़ताल रही, उसमें वो बंद रहा। अहमदाबाद में 3.5 महीने तक कपड़ा मिलें चालू नहीं हुई। तो इस तरह से जो प्रारंभिक तौर पर हम देखें कि अर्बन मूवमेंट जो बॉम्बे से आरंभ होता है और वहां से आरंभ होकर के ये कलकत्ता, दिल्ली, पटना, लखनऊ, कानपुर, बम्बई, नागपुर, अहमदाबाद और ये सब जमशेदपुर, इन सब जगह होने के बाद जब हम देखते हैं कि जब शहरी क्षेत्र में क्रांतिकारी काफी कुछ अपना अधिकार करते जा रहे थे, तो ये आंदोलन गांवों की ओर फैलने लगा। और गांवों की जो दूसरा सोपान है वो ग्रामीण क्षेत्रों की ओर ये क्रांति का विस्तार होता है। और जब ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ जाता है तो सबसे ज्यादा, यूं तो संपूर्ण भारत में ये आंदोलन है, सबसे ज्यादा जो बिहार है और पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार, ये जो है सबसे बड़े मुकाम बने इस आंदोलन के। और यहाँ पर कई राष्ट्रीय सरकारें भी बनी। उन राष्ट्रीय सरकारों में बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में, जिसमें गाजीपुर, आजमगढ़, बलिया, बस्ती, ये पूरा इलाका जो ईस्टर्न का है, और ये ऐसा इलाका है जिसको हम भोजपुर का इलाका भी कह सकते हैं, क्योंकि ये पटना, गया, सासाराम, बक्सर, ये सारा भोजपुर का जो इलाका है इसमें सबसे ज्यादा प्रभाव था। और भोजपुर वो इलाका था जहाँ से मैक्सिमम जो माइग्रेंट लेबर है वो माइग्रेंट लेबर इन्हीं क्षेत्रों से जाता था। और जो माइग्रेंट लेबर था उसकी जो कॉन्शियसनेस थी, उसकी चेतना इतनी विकसित थी कि एक तो वो वर्ल्ड ओवर की जानकारी रखता था, दूसरा वो ये मानता था कि वे अपना घर छोड़ने के लिए क्यों मजबूर होते हैं। वो इसलिए मजबूर होते हैं कि ब्रिटिश शासन हमारा इतना गाढ़ा शोषण कर रहा है, हमारा आर्थिक शोषण कर रहा है, जिसकी वजह से हम लोगों के यहाँ वे संसाधन विकसित नहीं हो पा रहे जिनसे हम अपना जीवन यापन कर सकें। और हमें मजबूरन दूसरे देशों में जाकर के ये जो ठेके के मजदूर, कॉन्ट्रैक्टेड लेबर के रूप में जाना पड़ता है। इसमें ठेकेदार लोपसाइडेडली वो अपने टर्म्स कंडीशंस रखे करते थे। तो ये जो ग्रामीण इलाका सबसे अधिक हुआ, इसमें बनारस और पटना के बीच में, फिर कटक की तरफ जो है ये महत्वपूर्ण रहा। बंगाल में तो सरकार हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग की संयुक्त चली रही थी। डॉक्टर मुखर्जी साहब वित्त मंत्री का कार्यभार संभाले हुए थे, किंतु वहाँ मदनापुर जिले में जगह है तमलुक, तमलुक में ऐसी राष्ट्रीय सरकार बनी जो 1944 तक चलती रही, अर्थात 2 वर्ष तक एक राष्ट्रीय सरकार वहाँ कायम की। मैं थोड़ी सी जानकारी आपको राजस्थान में भी दूं। राजस्थान में इसका सबसे बड़ा मिसाल बना कोटा। कोटा स्टेट था, कोटा स्टेट में भी 42 का आंदोलन शुरू हुआ और उस आंदोलन की जो शुरुआत हुई 9 अगस्त से, 9 अगस्त को ही क्रांतिकारियों ने कोटा की कोतवाली पर अधिकार कर लिया। और कोटा का जो पूरा शहर का वो परकोटे वाला शहर है, तो परकोटे के सारे दरवाजों पर अब वॉलंटियर्स कांग्रेस का प्रजामंडल था, प्रजामंडल के वॉलंटियर्स नियुक्त हो गए और उन्हीं में से कोतवाल चुना गया, उन्हीं में से इंस्पेक्टर चुने गए और उन्होंने शहर की व्यवस्था को 7 दिन तक संभाला। और जो चौकीदार रात में आवाज देते थे जागते रहो, तो यहाँ इन्होंने नारा दिया आजाद रहो, आजाद रहो, रात रात जो है आजाद रहो का नारा लगाया। इसी तरह से हम देखते हैं आदिवासी क्षेत्रों में, खासतौर पर जो डूंगरपुर का इलाका है, वहां पर अनेक आदिवासी शहीद हुए। आज जो विश्व आदिवासी दिवस है उसमें नानूलाल खांट और कालीबाई, इन लोगों के को स्मरण करना उचित मानूंगा। ये उसी समय का मूवमेंट है जब ये 1942 में आदिवासी क्षेत्रों में भी राजस्थान में आंदोलन चला। तो मैं अब जो खासतौर पर बात करना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय सरकारें बनी और राष्ट्रीय सरकार एक और उल्लेखनीय रही जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया जी के नेतृत्व में। उत्तरी बिहार में जो नेपाल का बॉर्डर है वहां पर भी राष्ट्रीय सरकार कायम रही और उन्होंने काफी समय तक अपना शासन चलाया। तो ये क्रांतिकारी काफी हावी होते हैं
और इसके बाद आगे चल करके इसका जो नेट परिणाम देखने को मिलता है, तो इसमें अंग्रेजों ने 60 सैनिक बटालियन इस आंदोलन को दबाने के लिए, जो सेना युद्ध में लड़ती है उस सेना को इस क्रांति को दबाने के लिए 60 जो है बटालियंस लगाई गई। और 1943 के अंत तक, दिसंबर 1943 तक 91,838 लोग गिरफ्तार हुए, जो लगभग 1 लाख के आसपास ही होते हैं। और इन गिरफ्तारियों में भी जो प्रोविंस वाइज विश्लेषण करें, सबसे अधिक गिरफ्तारियां बॉम्बे प्रेसिडेंसी से हुई, जो 24,416 थी। और दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश था, जहाँ 16,796 गिरफ्तारियां हुई। और तीसरे नंबर पर बिहार था, जहाँ 16,202 गिरफ्तारियां हुई थी। तो इस आंदोलन में खास तौर पर जो यूपी और बिहार का, जो ईस्टर्न यूपी और वेस्टर्न बिहार का जो कॉम्बिनेशन है, इट वाज वेरी डैशिंग। और इसमें ये सिद्ध हो गया कि अब जनता किसी भी हालत में अंग्रेजी शासन को किसी भी रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। तो डोमिनेंट स्टेटस जैसी चीज तो बहुत दूर चली गई। इस जो आंदोलन में जो आकलन किया गया, इसमें 208 थानों को फिर कब्जा कर लिया गया क्रांतिकारियों ने, और उन थानों को या तो बटियामेट कर दिया या उनको अपने अधिकार में रखा। 332 रेलवे स्टेशन बर्बाद हो गए, 945 पोस्ट ऑफिस बर्बाद हुए, और रेलवे लाइन के साथ साथ जो टेलीग्राफ्स थे, टेलीग्राफ्स के ज्यादातर सेंटर बिल्कुल टेलीग्राफ की व्यवस्था स्टैंड स्टिल हो गई, उसने काम करना बंद कर दिया। और इस दौरान क्रांतिकारियों की ओर से भी 664 बॉम्ब विस्फोट हुए। इन बॉम्ब विस्फोटों में सबसे अग्रणी तो बॉम्बे ही था, लेकिन अनेक स्थानों पर ये हुए हैं। और जो बिहार की खास तौर पर हम बात करें, जो 208 जो थाने ऑल इंडिया में कब्जा किए क्रांतिकारियों में, उसमें से 72 अकेले बिहार में किए। 72 पुलिस स्टेशन वर सीज्ड बाय द रेवोल्यूशनरीज ऑफ दैट एरिया। तो ये इतना बहादुराना संघर्ष था। इस बहादुराना संघर्ष में पूरी ताकत यहाँ के क्रांतिकारियों ने दिखा दी कि ये न केवल डू और डाई का मामला था, लेकिन अभी नहीं तो कभी नहीं की बात भी थी, क्योंकि दिस वाज द राइट टाइम व्हेन आयरन वाज हॉट। तो जब लोहा गर्म हो तो उस पर प्रहार करना चाहिए, तो उन्होंने उसका प्रहार किया। और आप भी देखें, इस आंदोलन के जो जो स्वरूप रहा, उससे प्रभावित होकर के जो इंग्लैंड के अलाइज हैं, जो उसके सहयोगी राष्ट्र थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, वो भी भारत के क्रांतिकारियों और यहाँ की आजादी की लड़ाई को वो अप्रिशिएट करने लगे। तो यही तो सबसे बड़ी एक जलन का कारण बना हिंदू मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा और अंग्रेजों का। उन तीनों ने मिलकर के जो आजादी की लड़ाई एक सही राह पर चल रही थी, उसमें विघ्न उत्पन्न करने के जो जो कुचक्र हो सकते थे, वे उन्होंने किए। जो यज्ञों को भंग करने के लिए जो राक्षस करते हैं, वो राक्षसी काम दो भारत की ताकत और तीसरी ब्रिटिश, इन ताकतों ने मिलकर के किया। तो जो आगे हम ये देखते हैं कि खास तौर पर जो जिस यूपी बिहार की हम बात कर रहे हैं, इस इलाके में ये आंदोलन ज्यादा तीव्र था। आप देखें, आजमगढ़ एक जगह है, आजमगढ़, वहां पे मधुबन पुलिस स्टेशन था। उसको 500 जो है 5,000 लोग सरकार चल रही थी। तो 1942 से लेके 1944 तक भूमिगत आंदोलन, गुरिल्ला पद्धति से संघर्ष लगातार जारी रहता है। और जून 1944 में गांधी जी को हेल्थ ग्राउंड्स पर जेल से रिहा कर दिया जाता है। जब गांधी जी जेल से रिहा होते हैं तो आंदोलन कुछ धीमा पड़ने लगता है, और फौज और जो माइटी पावर ऑफ ब्रिटिश, वो इतनी जल्दी से हार थोड़ी मानने वाली थी। तो कुछ सिचुएशन कंट्रोल में आने लगी। कुछ किसान मजदूर क्रांतिकारी 2 साल से लड़ते लड़ते इतना ज्यादा उनके पास रिसोर्सेज भी नहीं थे, लेकिन फिर भी ये इस संघर्ष में जो प्रमुख भूमिका है वो किसान, मजदूर और विद्यार्थी, इन तीन की भूमिका है। मिडिल क्लास, ये जो एजुकेटेड मिडिल क्लास, ये कहीं फोरफ्रंट में नहीं है, दे आर इन द बैकग्राउंड। और वो अगर ज्यादा है तो वो फिर भूमिगत आंदोलन में जो आइडियोलॉजिकली जो प्रिपेयर्ड एजुकेटेड मिडिल क्लास था, उसकी भूमिका है।
लेकिन जो मध्यम वर्ग है उसकी कोई भूमिका नहीं है। ये जो मेहनत कश और नीचे का तबका है उसकी